ऑलराइट गाइज, Oppo K13 एंड Oppo K13 टर्बो फोन यूज करे हो तो उनके लिए अच्छी न्यूज है। इन दोनों फोन को ColorOS 16 का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है विद Android 16 और ये अपडेट बेंच वाइज रोल आउट किया जा रहा है। मतलब सबको ये अपडेट एक साथ नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिक डिवाइस में कोई इश्यू या बग आता है तो ब्रांड इसे स्टार्टिंग फेज में ही कंट्रोल कर सकती है, इसलिए ये अपडेट सभी यूजर को एक साथ नहीं दिया जाता। अब ColorOS 16 अपडेट आने के बाद फीचर वाइज Oppo K13 एंड Oppo K13 टर्बो में क्या डिफरेंस है, मतलब एक फोन की प्राइस अंडर 20,000 है और दूसरे फोन की प्राइस अंडर 28,000 है। तो नेचुरल क्वेश्चन तो यही होता है ना, प्राइस डिफरेंस के हिसाब से फीचर वाइज इन दोनों फोन में कितना डिफरेंस है। वीडियो का लाइक का टारगेट है सिर्फ 200 लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट है सिर्फ 50। सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बिफोर अपडेट Oppo K13 का एंथुसियास्ट स्कोर 8,95,000, लेकिन आफ्टर अपडेट इसका एंथुसियास्ट स्कोर अराउंड 10 लाख शो हो रहा है, यानी कि अपडेट के बाद परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है। Geekbench स्कोर एंड मल्टीकोर स्कोर में कोई मेजर चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। अब K13 टर्बो का एंथुसियास्ट स्कोर चेक कीजिए। आफ्टर अपडेट 1.5 मिलियन एंड बिफोर अपडेट 1.6 मिलियन था, जो स्लाइडली डाउनग्रेड हुआ है, बट Geekbench स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है, सिंगल कोर स्कोर एज वेल मल्टी कोर स्कोर। गेमिंग की बात करें तो BGMI में बिफोर अपडेट Oppo K13 में 60 FPS का ही सपोर्ट था एंड आफ्टर अपडेट भी यहां पर कोई चेंज नहीं है, 60 FPS का ही सपोर्ट है। K13 टर्बो में भी बिफोर अपडेट BGMI में 120 FPS का सपोर्ट था और आफ्टर अपडेट भी 120 FPS का ही सपोर्ट है। अब दोस्तों बैटरी बैकअप का क्या सीन है? Oppo K13 में अभी 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है, बट फिर भी बैटरी 52% रिमेनिंग है, यानी कि ये फोन और 3 घंटे निकाल सकता है। ओवरऑल 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Oppo K13 टर्बो से भी 9 से 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर वाइज इन दोनों फोन का क्या सीन है? दोनों ही फोन में सबसे पहला डिफरेंस जो स्टैक मेनू है लाइक आईफोन जैसा, वो आपको K13 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट K13 टर्बो के अंदर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवा रहा हूं। नेक्स्ट डिफरेंस फ्लक्स थीम। यहां पर जो क्लॉक है वहां पर आवर जो दिख रहा है वो दोनों फोन में एग्जैक्ट सेम है, बट जो मिनट का सेक्शन है वहां पर K13 टर्बो में फ्रॉस्टेड ग्लास डिजाइन देखने को मिलती है, जबकि ये चीज K13 में देखने को नहीं मिलेगी। आवर और मिनट का जो इफेक्ट है उसमें दोनों ही फोन में कितना डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवा रहा हूं। इनफैक्ट फ्लक्स थीम के अंदर एक रिफ्लेक्शन टाइप की इफेक्ट है जो K13 टर्बो में देखने को मिलती है, बट ये इफेक्ट K13 में नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वाइज भाई ये 3 से 4 नोटिसेबल डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट फीचर्स दोनों ही फोन में सेम ही मिलते हैं। अब मैं आपको जो फीचर बताऊंगा वो दोनों ही फोन में कॉमन है। सबसे पहला कॉमन फीचर, ऐप ड्रॉअर खोलते ही आपको एक हल्का सा ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे पूरा इंटरफेस पहले से ज्यादा क्लीन और मॉडर्न महसूस होता है। और इसके साथ ही साइड में जो अल्फाबेट लिस्ट होती है, अब जब आप किसी भी लेटर पर स्वाइप करते हो तो उस कैटेगरी के एप्स हाईलाइट हो जाते हैं और बाकी के एप्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा? तो स्पेसिफिक ऐप ढूंढना काफी आसान हो जाता है, न ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है और ना ही सर्च बार खोलने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ ऐप ड्रॉअर में एक कैटेगरी सेक्शन ऐड किया गया है। इसको देखकर किसकी याद आ रही है? नो डाउट iOS 26। ये पूरा सेक्शन iOS 26 से इंस्पायर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है वो शायद इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा और सबसे प्रीमियम फील देने वाला बदलाव है, और वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। पहले यहां पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आप अपनी लॉक स्क्रीन को पूरी तरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप अलग अलग विडजेट को ऐड कर सकते हैं, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं और ओवरऑल लुक बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं। ये चेंज सच में लॉक स्क्रीन को एक प्रीमियम फील देता है। इसके साथ ही एक और स्मार्ट चीज, जब भी आप कोई नया वॉलपेपर सेट करते हैं तो AI उस वॉलपेपर के सीन को समझकर अपने हिसाब से टेक्स्ट स्टाइल और सजेशन को जनरेट करता है। मतलब AI खुद एनालाइज करेगा कि इस वॉलपेपर पर फॉन्ट का डेप्थ, शेडो, ये सब वो खुद से एनालाइज कर लेता है। काफी सारे न्यू और स्मार्ट चीजें ऐड की गई हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को सच में एक लेवल ऊपर ले जाती हैं। अब तीसरा जो चेंज किया गया है, आइकॉन एंड आइकॉन के टेक्स्ट को कस्टमाइज करना। होम स्क्रीन में आइकॉन, यहाँ पर आइकॉन को डार्क कर सकते हैं, आइकॉन की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आइकॉन को कितना राउंडेड करना है तो ये चीज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो नेम है, टेक्स्ट की साइज है, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो काफी सारे आइकॉन पैक हैं लाइक रेडियंस, शेडो, मटेरियल, यानी कि आइकॉन के साथ आइकॉन के टेक्स्ट के साथ भी आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट चेंज, क्विक सेटिंग पैनल का नया लुक। अपडेट से पहले जो भी टाइल थे, वाईफाई, मोबाइल डेटा,
ब्लूटूथ सबका कलर एक जैसा ब्लू दिखता था और काफी सारे यूजर्स की डिमांड थी कि टाइल कलर्स को थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, थोड़ा मल्टीपल शेड यहाँ पर ऐड करने चाहिए। तो फाइनली आफ्टर अपडेट ब्रांड ने यही चीज को इंप्लीमेंट कर दी है। अब हर टाइल का कलर थोड़ा अलग है, पहले से ज्यादा क्लीन, कलरफुल और इजी टू रीड लगता है। ओवरऑल ये छोटा सा चेंज है लेकिन एक्सपीरियंस को काफी फ्रेश और मॉडर्न फील देता है। नेक्स्ट चेंज जो मेरे हिसाब से इस अपडेट का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट है और वो है कस्टमाइजेबल आइकॉन्स। फॉर एग्जांपल ये सेटिंग्स का आइकॉन देखिए, पहले ये फिक्स्ड होता था, जैसा है वैसा ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब आप इसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जैसे भी चाहे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अब आइकॉन के साथ आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी कर सकते हो और फोन को अपने पसंद के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो सेटिंग्स या फीचर्स आप रोज यूज करते हैं उनका विडजेट बनाकर उनको एक शॉर्टकट की तरह होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हो। जैसे कि यूट्यूब, अगर आप ज्यादातर शॉर्ट्स देखते हैं तो उसका भी अलग विडजेट बना सकते हैं और फिर एक क्लिक में ही सीधे शॉर्ट्स ओपन हो जाएगा। इतना ये कन्वीनियंट है। यूट्यूब तो बस एक एग्जांपल है, बाकी एप्स के लिए भी आप इसी तरह अपने हिसाब से अलग अलग विडजेट को शॉर्टकट बना सकते हैं। ओवरऑल ये फीचर डेली यूज में काफी टाइम बचाता है और फोन को आपकी जरूरत के हिसाब से और भी कंफर्टेबल बना देता है। नेक्स्ट चेंज, स्मूथनेस। अपडेट से पहले मल्टीपल एप्स एक साथ खोलने पर स्मूथनेस फील नहीं हो रही थी, लेकिन अपडेट के बाद मल्टीटास्किंग में स्मूथनेस फील होती है। अब जब मैं वही सारे एप्स खोलता हूं तो फोन पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो गया है। ऐप स्विच करना, स्क्रॉल करना, सब कुछ इतना हल्का और साफ लगता है और डिफरेंस महसूस होता है। लेकिन रैम मैनेजमेंट में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बैकग्राउंड में से काफी सारी ऐप को तो वहां से कोई एप्लीकेशन को ये किल कर देता है। मतलब बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन हम एक साथ ओपन करते हैं और रन करवाते हैं तो वहां से कोई एप्लीकेशन को ये किल कर देता है। तो यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, बिफोर अपडेट आप में से किसी ने नोटिस किया हो तो मल्टी मोड में एक साथ अगर हम फोटो कैप्चर करते थे, मतलब क्लिक करते थे, तो लैग महसूस होता था। फोटो तो कैप्चर हो जाती थी लेकिन बीच बीच में हल्का सा लैग फील हो रहा था। लेकिन अपडेट के बाद क्या सीन है, चेक करते हैं। मैं अभी लगातार कई फोटो एक के बाद एक क्लिक कर रहा हूं, देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। फोन बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है, ना कोई लैग है। मल्टी मोड अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो गया है। ये इंप्रूवमेंट मुझे सच में काफी पसंद आया क्योंकि जो लोग ज्यादा फोटो लेते हैं उनके लिए ये फर्क बहुत मायने रखता है। सिस्टम ऐप्स की बात करूं तो यहां पर मुझे कोई भी नोटिसेबल बदलाव देखने को नहीं मिला, जैसे कि सेटिंग मेनू, डायलर, कैमरा ऐप, इनमें इस अपडेट में कोई भी नया बदलाव या इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। तो इस सेक्शन को ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है। लेकिन कैलकुलेटर ऐप में एक छोटा सा लेकिन काफी प्यारा चेंज देखने को मिला। जब आप कोई भी नंबर बटन प्रेस करते हो तो आपको iOS 26 जैसा ग्लास इफेक्ट एनिमेशन दिखाई देता है। ये इफेक्ट काफी स्मूथ है और कैलकुलेटर को थोड़ा सा मॉडर्न और पॉलिश फील देता है। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब भी आप फोन को अनलॉक करते हैं तो पहले वाले एनिमेशन की जगह 2 से 3 एनिमेशन इन्होंने ऐड किए हैं। ये एनिमेशन पहले से ज्यादा स्मूथ हैं और थोड़ी मॉडर्न फील देते हैं और फोन को अनलॉक करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्रीमियम बना देता है। छोटा सा चेंज है लेकिन रोज रोज इस्तेमाल होने के कारण ये इंप्रूवमेंट अच्छा लगता है। नेक्स्ट, फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये एक ऐसा फीचर है जिसके लिए सच में काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं, बट ये फीचर दोस्तों दोनों ही फोन में नहीं है। ब्रांड को ये फीचर नेक्स्ट अपडेट में देना चाहिए, यूजर इसकी डिमांड करते हैं। एनीवेज, इसी के साथ ही एक नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है फ्लक्स थीम। और सच कहूं तो ये पूरा सेक्शन काफी हद तक iOS 26 से इंस्पायर लगता है। फ्लक्स थीम के अंदर आपको वही ग्लास इफेक्ट स्टाइलिंग मिलती हैं जो iOS 26 में देखने को मिलती हैं। हल्का सा ब्लर, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंसी और वही प्रीमियम ग्लूसी फील। तो जिन यूजर को iOS 26 जैसा लुक और फील पसंद है वो सीधे फ्लक्स थीम में जाकर वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे आपके पास Oppo K13 हो या फिर Oppo K13 टर्बो फोन हो। नेक्स्ट चेंज AI में किया है। पहले AI से जुड़े सारे फीचर अलग अलग जगह छुपे हुए होते थे, कहीं इधर मिलते थे, कभी उधर मिलते थे, मतलब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता था। लेकिन अब इन्होंने इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड AI सेक्शन ही बना दिया है जिससे सारे AI के फीचर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। ये चेंज काफी कन्वीनियंट है। इसमें पहला ऑप्शन है AI सजेस्ट, जो पहले भी था, आप किसी भी चीज को डायरेक्ट सर्च करके जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है AI राइटर और ये नया फीचर है। इसमें आप अपने टेक्स्ट को समराइज करवा सकते हैं, शॉर्ट करवा सकते हैं या फिर उसे क्लीन और क्लियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये फीचर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा
हेल्पफुल हैं। एआई सेक्शन में तीसरा फीचर है एआई ट्रांसलेट। यहाँ पर भी एक अच्छा चेंज किया है। पहले ट्रांसलेशन का काम थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट पर डिपेंड करता था और इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता था, लेकिन अब इन्होंने इसे पूरा डेडिकेटेड फीचर ही बना दिया है जो काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट काम करता है। और साथ ही इसमें अब मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शन भी दिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें हिंदी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये नया एआई ट्रांसलेट पहले से काफी बेटर काम कर रहा है और ट्रांसलेशन भी काफी क्लीन आता है। डेली यूज में ये फीचर सच में काफी हेल्पफुल है, खास करके स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट चेंज जो मुझे काफी नीट लगा वो है बैटरी सेक्शन का पूरा रीडिजाइन कर दिया है। पहले बैटरी से जुड़ी सेटिंग अलग अलग जगह पर रहती थी, बैलेंस मोड कहीं और, पावर सेविंग मोड कहीं और, किसी और जगह परफॉर्मेंस मोड, मतलब के अलग अलग ऑप्शन मिलते थे। लेकिन अब इन्होंने इन तीनों मोड्स को एक ही जगह पर नाइसली ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसे यूज करना काफी आसान हो गया है। अब दोस्तों बात आती है क्या ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए, तो डेफिनेटली बट स्टेबल अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल अपडेट के अंदर ऑलमोस्ट जो भी इश्यू होते हैं उसे सॉल्व आउट करके ही रिलीज किया जाता है। बाकी ColorOS 16 इस बार काफी रिफाइंड महसूस होता है। सिस्टम पहले से ज्यादा फ्रेश, क्लीन और रिस्पॉन्सिव लग रहा है और जिन फीचर्स की सच में जरूरत थी उन पर इस बार अच्छे से काम किया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और हाइप जरूर से कर देना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड पीस आउट।